आपको रानी और बौना की कहानी सुना रही हूँ। एक बार एक किसान था जो कहता था, मेरी बेटी भूसे से सोना बना सकती है। राजा ने ये सुना तो उसने लड़की को भूसे से सोना बनाने को कहा। लड़की को सोना बनाना नहीं आता था, वो रोने लगी। उसका रोना सुनकर एक बौना लड़की की मदद करने वहाँ आया। उसने सोना तो बना दिया, परंतु बदले में उसका हार ले लिया। राजा ने लड़की को और भूसा दे दिया। इस बार बौने ने सोने के बदले उससे उसका पहला बच्चा मांगा। लड़की के द्वारा भूसे से सोना बनाने से राजा बहुत प्रभावित हुआ और उसने लड़की से विवाह कर लिया। 1 साल बाद उनका बेटा पैदा हुआ। बौना बच्चे को लेने आया तो रानी ने बच्चे को देने से मना कर दिया। तब बौने ने कहा, अगर तुम मेरा नाम बता दो तो मैं तुम्हारे बच्चे को छोड़ दूंगा। रानी ने उसके घर तक उसका पीछा किया। बौना घर जाकर गाना गाने लगा। गाने में उसने अपना नाम बता दिया, इसलिए जब बौने ने अपना नाम पूछा तो रानी ने झट से उसका नाम बता दिया। बौना वहाँ से चला गया। बौना फिर दोबारा कभी लड़की से नहीं मिला। चार मोमबत्तियाँ। रात का समय था, चारों ओर घुप्पर अंधेरा छाया हुआ था। केवल एक ही कमरा प्रकाशित था। वहाँ 4 मोमबत्तियाँ जल रही थी। चारों मोमबत्तियाँ एकांत देख आपस में बातें करने लगी। पहली मोमबत्ती बोली, मैं शांति हूँ। जब मैं इस दुनिया को देखती हूँ तो बहुत दुखी होती हूँ। चारों ओर आपाधापी, लूट खसोट और हिंसा का बोलबाला है। ऐसे में यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। मैं अब यहाँ और नहीं रह सकती। इतना कहकर मोमबत्ती बुझ गई। दूसरी मोमबत्ती भी अपने मन की बात कहने लगी, मैं विश्वास हूँ। मुझे लगता है कि झूठ, धोखा, फरेब, बेईमानी मेरा वजूद खत्म करते जा रहे हैं। ये जगह अब मेरे लायक नहीं रही। मैं भी जा रही हूँ। इतना कहकर दूसरी मोमबत्ती भी बुझ गई। तीसरी मोमबत्ती भी दुखी थी। वह बोली, मैं प्रेम हूँ। मैं हर किसी के लिए हर पल जल सकती हूँ, लेकिन अब किसी के पास मेरे लिए वक्त नहीं बचा। स्वार्थ और नफरत का भाव मेरा स्थान लेता जा रहा है। लोगों के मन में अपनों के प्रति भी प्रेम भावना नहीं बची। अब ये सहना मेरे बस की बात नहीं। मेरे लिए जाना ही ठीक होगा। कहकर तीसरी मोमबत्ती भी बुझ गई। तीसरी बत्ती बुझी ही थी कि कमरे में एक बालक ने प्रवेश किया। मोमबत्तियों को बुझा हुआ देख उसे बहुत दैख हुआ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दुखी मन से वो बोला, इस तरह बीच में ही मेरे जीवन में अंधेरा कर कैसे जा सकती हो तुम? तुम्हें तो अंत तक पूरा जलना था, लेकिन तुमने मेरा साथ छोड़ दिया। अब मैं क्या करूँगा? बालक की बात सुन चौथी मोमबत्ती बोली, घबराओ नहीं बालक, मैं आशा हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तक मैं जल रही हूँ तुम मेरी लौ से दूसरी मोमबत्तियों को जला सकते हो। चौथी मोमबत्ती की बात सुनकर बालक का ढाढ़स बंध गया। उसने आशा के साथ शांति, विश्वास और प्रेम को पुनः प्रकाशित कर लिया। सीख, जीवन में समय एक सा नहीं रहता। कभी उजाला रहता है तो कभी अंधेरा। जब जीवन में अंधकार आए, मन अशांत हो जाए, विश्वास डगमगाने लगे और दुनिया पराई लगने लगे, तब आशा का दीपक जला लेना। जब तक आशा का दीपक जलता रहेगा, जीवन में कभी अंधेरा नहीं हो सकता। आशा के बल पर जीवन में सब कुछ पाया जा सकता है, इसलिए आशा का साथ कभी ना छोड़े। शेर की दावत में बैल। एक बार जंगल के राजा शेर ने रात्रि को भोजन में बैल का मांस खाने की इच्छा से एक योजना बनाई। वह बैल से आग्रह करते हुए बोला, दोस्त, तुम्हारे लिए मैंने एक भेड़ का शिकार किया है और आज रात तुम मेरे महल में शाही भोज के लिए आमंत्रित हो। बैल ने उसका आमंत्रण स्वीकार कर लिया। रात होने पर जब बैल वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वहां बड़ी बड़ी सीकें लगी है और घड़ों में पानी उबल रहा है, लेकिन वहां कोई मृत भेड़ नहीं थी। एक भी शब्द कहे बिना वह वापस जाने लगा तो शेर खींचकर बोला, मैंने तो तुम्हें बिना कोई नुकसान पहुंचाए भोजन के लिए बुलाया, लेकिन तुम बिना कोई कारण बताए ही जा रहे हो। नाशुक्र बैल। तब बैल ने उत्तर दिया, मैंने यहाँ कोई मृत भेड़ नहीं देखी। इसका मतलब है कि तुमने भेड़ के बदले आज बैल का मांस खाने की पूरी तैयारी कर रखी थी।
आज की कहानी है शेर का इलाज। एक बार जंगल का राजा शेर काफी बीमार पड़ गया। जंगल के सभी जानवर उसे देखने उसकी गुफा में आए, सिर्फ एक लोमड़ी नहीं आ पाई। भेड़िए ने इस बात का फायदा उठाया और शेर को लोमड़ी के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। लोमड़ी को जब आसपास के जानवरों से यह बात पता लगी तो वो अगले दिन शेर के पास गई और गैरहाजिरी का कारण बताते हुए बोली, महाराज, मैं आपकी बीमारी की औषधि ढूंढने के लिए बहुत दूर चली गई थी और मैं उसमें सफल हो गई हूँ। उसने बात जारी रखते हुए कहा, आपको एक जीवित भेड़िए को जलाकर उसकी खाल से अपने पूरे शरीर को ढकना होगा। वो आपको गर्माहट देगी और उससे आप एकदम पहले की तरह स्वस्थ हो जाएंगे। जंगल में जिंदा भेड़िए को जलाने का आदेश जारी कर दिया गया और इस प्रकार वह भेड़िया मृत्यु को प्राप्त हो गया। आज की कहानी है शिकंजी का स्वाद। तक क्लास ले रहे थे। क्लास के सभी छात्र बड़ी ही रुचि से उनके लेक्चर को सुन रहे थे। उनके पूछे गए सवालों के जवाब दे रहे थे, लेकिन उन छात्रों के बीच कक्षा में एक छात्र ऐसा भी था जो चुपचाप और गुमसुम बैठा हुआ था। प्रोफेसर ने पहले ही दिन उस छात्र को नोटिस कर लिया, लेकिन कुछ नहीं बोले। लेकिन जब 4 से 5 दिन तक ऐसा ही चला तो उन्होंने उस छात्र को क्लास के बाद अपने केबिन में बुलवाया और पूछा, तुम हर समय उदास रहते हो, क्लास में अकेले और चुपचाप बैठे रहते हो, लेक्चर पर भी ध्यान नहीं देते, क्या बात है, कुछ परेशानी है क्या? सर, वो छात्र कुछ हिचकिचाते हुए बोला, मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूँ, समझ नहीं आता क्या करूँ। भले व्यक्ति थे, उन्होंने उस छात्र को शाम को अपने घर पर बुलवाया। शाम को जब छात्र प्रोफेसर के घर पहुंचा, तो प्रोफेसर ने उसे अंदर बुलाकर बैठाया। फिर स्वयं किचन में चले गए और शिकंजी बनाने लगे। उन्होंने जानबूझकर शिकंजी में ज्यादा नमक डाल दिया। फिर किचन से बाहर आकर शिकंजी का गिलास छात्र को देकर कहा, ये लो, शिकंजी पियो। छात्र ने गिलास हाथ में लेकर जैसे ही एक घूंट लिया, अधिक नमक के स्वाद के कारण उसका मुंह अजीब सा बन गया। ये देख प्रोफेसर ने पूछा, क्या हुआ, शिकंजी पसंद नहीं आई? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बस शिकंजी में नमक थोड़ा ज्यादा है। छात्र बोला, अरे अब तो ये बेकार हो गया, लाओ गिलास मुझे दो, मैं इसे फेंक देता हूँ। प्रोफेसर ने छात्र से गिलास लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन छात्र ने मना करते हुए कहा, नहीं सर, बस नमक ही तो ज्यादा है, थोड़ी चीनी और मिलाएंगे तो स्वाद ठीक हो जाएगा। ये बात सुन प्रोफेसर गंभीर हो गए और बोले, सही कहा तुमने, अब इसे समझ भी जाओ, ये शिकंजी तुम्हारी जिंदगी है, इसमें घुला अधिक नमक तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव है। जैसे नमक को शिकंजी से बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे ही उन बुरे अनुभवों को भी जीवन से अलग नहीं कर सकते। वे बुरे अनुभव भी जीवन का हिस्सा ही हैं। लेकिन जिस तरह हम चीनी घोलकर शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही बुरे अनुभवों को भूलने के लिए जीवन में मिठास तो घोलनी पड़ेगी ना। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अब अपने जीवन में मिठास घोलो। प्रोफेसर की बात छात्र समझ गया और उसने निश्चय किया कि अब वो बीती बातों से परेशान नहीं होगा। कहानी से सीख, जीवन में अक्सर हम अतीत की बुरी यादों और अनुभवों को याद कर दुखी होते रहते हैं। इस तरह हम अपने वर्तमान पर ध्यान नहीं दे पाते और कहीं न कहीं अपना भविष्य बिगाड़ लेते हैं। जो हो चुका उसे सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम उसे भुलाया तो जा सकता है और उन्हें भुलाने के लिए नई मीठी यादें हमें आज बनानी होगी। जीवन में मीठे और खुशनुमा लम्हों को लाइए, तभी तो जीवन में मिठास आएगी। आज की कहानी है भालू और रानी मधुमक्खी की। भालू पेड़ की छांव में बैठा था। उसने देखा कि पेड़ पर मधुमक्खियों का एक बड़ा सा छत्ता है। छत्ते में ढेर सारा शहद था। भालू के मुंह में पानी आ गया और वो सोचने लगा कि काश मुझे शहद खाने को मिल जाए। उसने कुछ सोचकर रानी मधुमक्खी से बात शुरू की। भालू बोला, रानी कैसी हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रानी मधुमक्खी बोली, हाँ कहो, क्या कहना चाहते हो? भालू, आपका छत्ता तो बहुत अच्छा है, आपने इसे बड़ी मेहनत से बनाया होगा।
आपकी मेहनत देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है। रानी मधुमक्खी हाँ वो तो है, पर तुम क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। भालू मैंने बैठे बैठे आपके छत्ते को देखा तो मुझे लगा उसमें बहुत सा शहद इकट्ठा हो गया है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई आपका शहद चुरा ले। इससे तो अच्छा है कि आप किसी दिन जंगल के सभी जानवरों को दावत ही दे दें। रानी मधुमक्खी भालू के मन की बात समझ गई। उसने कहा हाँ भालू भाई, मैं आपकी बात समझ गई हूँ। आपका मन शहद खाने को कर रहा है, इसलिए आप बातें बना रहे हो। ये सुनकर भालू शर्मिंदा हो गया, पर फिर रानी मधुमक्खी ने कहा भालू भाई, मैं आपको शहद खाने दे सकती हूँ, पर आपको मुझसे एक वादा करना होगा। भालू खुश होकर बोला हाँ हाँ बताओ, मुझे क्या करना होगा? रानी मधुमक्खी बोली मैं आपको रोज थोड़ा थोड़ा शहद दूंगी, बदले में आपको मेरे छत्ते की रखवाली करनी होगी। भालू ने कहा अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। आप मुझे रोज शहद खिलाना और मैं आपके छत्ते की रक्षा करूंगा। उसके बाद भालू मधुमक्खी के छत्ते की रखवाली करने लगा और रानी मधुमक्खी उसे रोज शहद देने लगी। चालाक मुर्गे और गीदड़ की शिक्षाप्रद कहानी। गांव में एक मुर्गा रहता था। वो रोज सुबह बांग देकर गांव वालों को जगाया करता था। एक दिन एक गीदड़ कहीं से घूमता हुआ गांव में आ गया। जब उसने मुर्गे को देखा तो उसकी लार टपकने लगी। वह सोचने लगा वाह, क्या शानदार मुर्गा है, अगर इसका मांस खाने को मिल जाए तो मजा आ जाए। वह तरकीब सोचने लगता है ताकि किसी तरह मुर्गे को दबोच कर पेट पूजा कर सके। उसने मुर्गे को बहला फुसला कर अपने काबू में करने का निश्चय किया और उसके पास पहुंचकर बोला, मित्र, मैं तुम्हारी आवाज सुनकर तुम्हारे पास आया हूँ। तुम्हारी आवाज बहुत ही सुरीली है, कानों में मिश्री घुल जाती है, मन करता है दिन भर सुनता रहूं। क्या तुम एक बार मुझे अपनी सुरीली आवाज सुनाओगे? मुर्गे की कभी किसी ने इतनी प्रशंसा नहीं की थी। वो गीदड़ की बात सुनकर मुर्गा खुशी से फूला नहीं समाया और उसे अपनी आवाज सुनाने के लिए जोर जोर से कूक डुकूक करने लगा। गीदड़ इसी फिराक में था। उसके देखा कि मुर्गे का ध्यान उसकी ओर नहीं है, इसलिए अवसर पाकर उसने मुर्गे को अपने मुंह में दबा लिया और जंगल की ओर भागने लगा। जब वह जंगल की ओर भाग रहा था, उस समय गांव वालों की दृष्टि उस पर पड़ गई। वे लाठी लेकर उसे मारने के लिए दौड़े। गीदड़ डर के मारे और तेजी से भागने लगा। मुर्गा अब तक उसके मुंह में दबा था। तब तक उसने उसके चंगुल से बचकर निकलने का एक उपाय सोच लिया था। वह भागते हुए गीदड़ से बोला, देखो गीदड़ भाई, ये गांव वाले मेरे कारण तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। वे तब तुम्हारा पीछा करना छोड़ेंगे जब तुम उनसे कहोगे कि मैं तुम्हारा हूँ, उनका नहीं। ऐसा करो, तुम उन्हें बोल दो। गीदड़ मुर्गे की बातों में आ गया और पलटकर बोलने के लिए अपना मुंह खोल लिया, लेकिन जैसे ही उसने मुंह खोला, मुर्गा उड़ गया और गांव वालों के पास चला गया। इस तरह अपनी चतुराई से उसने अपनी जान बचाई। कहानी से सीख, संकट के समय बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। आज की कहानी है किसान की घड़ी। अपने खेत के पास स्थित अनाज की कोठी में काम कर रहा था। काम के दौरान उसकी घड़ी कहीं खो गई। वह घड़ी उसके पिता द्वारा उसे उपहार में दी गई थी, इस कारण उससे उसका भावनात्मक लगाव था। उसने वह घड़ी ढूंढने की बहुत कोशिश की। कोठी का हर कोना छान मारा, लेकिन घड़ी नहीं मिली। हताश होकर वह कोठी से बाहर आ गया। वहाँ उसने देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं। उसने बच्चों को पास बुलाकर उन्हें अपने पिता की घड़ी खोजने का काम सौंपा। घड़ी ढूंढ निकालने वाले को इनाम देने की घोषणा भी की। इनाम के लालच में बच्चे तुरंत मान गए। कोठी के अंदर जाकर बच्चे घड़ी की खोज में लग गए। इधर उधर, यहाँ वहाँ, हर जगह खोजने पर भी घड़ी नहीं मिल पाई। बच्चे थक गए और उन्होंने हार मान ली। किसान ने अब घड़ी मिलने की आस खो दी। बच्चों के जाने के बाद वह कोठी में उदास बैठा था। तभी एक बच्चा वापस आया और किसान से बोला कि वो एक बार फिर से घड़ी ढूंढने की कोशिश करना चाहता था। किसान ने हामी भर दी। बच्चा कोठी के भीतर गया और कुछ ही देर में बाहर आ गया। उसके हाथ में किसान की घड़ी थी। जब किसान ने वह घड़ी देखी तो बहुत खुश हुआ।
उसे आश्चर्य हुआ कि जिस घड़ी को ढूंढने में सब नाकामयाब रहे, उसे उस बच्चे ने कैसे ढूंढ निकाला। पूछने पर बच्चे ने बताया कि कोठी के भीतर जाकर वह चुपचाप एक जगह खड़ा हो गया और सुनने लगा। शांति में उसे घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई पड़ी और उस आवाज की दिशा में खोजने पर उसे वह घड़ी मिल गई। किसान ने बच्चे को शाबाशी दी और इनाम देकर विदा किया। कहानी से सीख: शांति हमारे मन और मस्तिष्क को एकाग्र करती है और यह एकाग्र मन स्थिति जीवन की दिशा निर्धारित करने में सहायक है। आज की कहानी है आखिरी प्रयास। एक समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार स्वरूप प्रदान किया। राजा वह पत्थर देख बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वो पत्थर देते हुए बोला, महाराज मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिवस के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के उपरांत प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने औजार निकाल लिए। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर जस का तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई बार पत्थर पर किए, किंतु पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु ये सोचकर हथौड़े पर प्रहार करने के पूर्व ही उसने हाथ खींच लिया कि जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वो पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे यह कह वापस कराया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक बार में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो सफल हो गया होता और 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बनता। कहानी से सीख: मित्रों, हम भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से दो चार होते रहते हैं। कई बार किसी कार्य को करने के पूर्व या किसी समस्या के सामने आने पर उसका निराकरण करने के पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार हम 1-2 प्रयास में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने पर कार्य पूर्ण हो जाता या समस्या का समाधान हो जाता। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती। क्या पता जिस प्रयास को करने के पूर्व हम हाथ खींच ले वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उसमें हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए। हाथी और चूहा की कहानी। एक राज्य में एक राजा का शासन था। हर सप्ताह पूरी शानो शौकत से नगर में उसका जुलूस निकला करता था, जहां प्रजा उसके दर्शन किया करती थी। एक दिन एक नन्हा चूहा उसी राजमार्ग के किनारे किनारे कहीं जा रहा था जहां राजा का जुलूस निकलने वाला था। वह चूहा था तो छोटा सा, मगर उसका घमंड बहुत बड़ा था और वह खुद को सर्वश्रेष्ठ और महान समझता था। कुछ देर बाद राजमार्ग से राजा का भव्य जुलूस निकला, जिसे देखने लोगों की भीड़ लगने लगी। राजा अपने पूरे दल बल के साथ था। उसके सैनिक उसे घेरे हुए थे। कई मंत्री और अनुचर उसके पीछे थे। वो एक विशाल शाही हाथी पर सवार था। हाथी शाही था, इसलिए उसे भव्यता से सजाया गया था और उसकी शान भी देखते बनते थी। जुलूस में हाथी के साथ एक शाही बिल्ली और एक कुत्ता भी थे। राजा का जुलूस देखने को उमड़ी भीड़ राजा के साथ साथ उसके शाही हाथी की भी प्रशंसा कर रही थी।
ये सुनकर घमंडी चूहे को बहुत बुरा लगा। वो हाथी को गौर से देखने लगा, फिर सोचने लगा इसमें ऐसी क्या खास बात है जो मुझ में नहीं। मैं भी उस जैसा ही हूँ। मेरे पास भी 2 आँखें, 2 कान, 1 नाक और 4 पैर हैं। फिर उसकी इतनी प्रशंसा क्यों? उसके विशाल शरीर के कारण, लंबी सूंड के कारण, छोटी छोटी आँखों के कारण या झुर्रीदार चमड़ी के कारण? किस कारण? एक बार तुम लोग मुझे देख लो, उस हाथी को भूल जाओगे। मैं हाथी से ज्यादा महान हूँ। चूहा ये सब सोच ही रहा था कि शाही बिल्ली की नजर उस पर पड़ गई और उसकी लार टपक गई। जुलूस छोड़ वो उसकी ओर लपकी। फिर क्या था? चूहा अपनी सारी महानता भूलकर दुम दबाकर भागा। भागते भागते वह हाथी के सामने आ गया। आगे बढ़ते हाथी ने उस पिद्दी से चूहे को देखा तक नहीं और अपना विशाल पैर उठा लिया। चूहा उसके पैर के नीचे कुचलने ही वाला था, मगर किसी तरह उसने खुद को बचाया। वहाँ से बचा तो खतरनाक कुत्ता सामने था जो उसे देखकर गुर्राया। चूहा पूरी जान लगाकर वहाँ से भागा और राजमार्ग के किनारे स्थित एक छेद में घुस गया। उसका सारा घमंड उतर चुका था। उसे समझ आ चुका था कि वह इतना भी श्रेष्ठ और महान नहीं। कहानी से सीख, किसी से मात्र रूप रंग की समानता हमें महान नहीं बनाती, महान हमारे गुण और कार्य बनाते हैं। आज की कहानी है सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनका एक छोटा सा खेत था जहां वे दिन भर परिश्रम किया करते थे, किंतु कठोर परिश्रम के उपरांत भी कृषि से प्राप्त आमदनी उनके जीवन यापन हेतु पर्याप्त नहीं थी और वे निर्धनता का जीवन व्यतीत करने हेतु विवश थे। एक दिन किसान बाजार से कुछ मुर्गियां खरीद लाया। उसकी योजना मुर्गियों के अंडे विक्रय कर अतिरिक्त धन उपार्जन था। अपनी पत्नी के साथ मिलकर उसने घर के आंगन में एक छोटा सा दड़बा निर्मित किया और मुर्गियों को उसमें रख दिया। भोर होने पर जब उन्होंने दड़बे में झांक कर देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। वहाँ अन्य अंडों के साथ एक सोने का अंडा भी पड़ा हुआ था। किसान उस सोने के अंडे को अच्छी कीमत पर जौहरी के पास बेच आया। अगले दिन फिर उन्होंने दड़बे में सोने का अंडा पाया। किसान और उसकी पत्नी समझ गए कि उनके द्वारा पाली जा रही मुर्गियों में से एक मुर्गी अद्भुत है। वह सोने का अंडा देती है। एक रात पहरेदारी कर वे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को पहचान गए। उसके बाद से वे उसका खास ख्याल रखने लगे। उस मुर्गी से उन्हें रोज सोने का अंडा मिलने लगा। उन अंडों को बेचकर किसान कुछ ही महीनों में धनवान हो गया। किसान अपने जीवन से संतुष्ट था, किंतु उसकी पत्नी लोभी प्रवृत्ति की थी। एक दिन वो किसान से बोली, आखिर कब तक हम रोज एक ही सोने का अंडा प्राप्त करते रहेंगे? क्यों न हम मुर्गी के पेट से एक साथ सारे अंडे निकाल लें। इस तरह हम उन्हें बेचकर एक बार में इतने धनवान हो जाएंगे कि हमारी 7 पुश्तें आराम का जीवन व्यतीत करेंगी। पत्नी की बात सुनकर किसान के मन में भी लोभ घर कर गया। उसने मुर्गी को मारकर उसके पेट से एक साथ सारे अंडे निकाल लेने का मन बना लिया। वो बाजार गया और वहाँ से एक बड़ा चाकू खरीद लाया। फिर रात में अपनी पत्नी के साथ वह मुर्गियों के दड़बे में गया और सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को पकड़कर उसका पेट चीर दिया। किंतु मुर्गी भीतर से सामान्य मुर्गियों की तरह ही थी। उसके पेट में सोने के अंडे नहीं थे। किसान और उसकी पत्नी अपनी गलती पर पछताने लगे। अधिक सोने के अंडों के लोभ में पड़कर वे रोज मिलने वाले एक सोने के अंडे से भी हाथ धो बैठे थे। कहानी से सीख, लालच बुरी बला है। आज की कहानी है शेर और मच्छर की। के राजा शेर को अपनी शक्ति पर बड़ा घमंड था। वह स्वयं को सबसे शक्तिमान समझता था, इसलिए जंगल के हर जानवरों पर अपनी धौंस जमाता रहता था। जंगल के जानवर भी क्या करते, अपने प्राण सबको प्रिय थे, इसलिए न चाहकर भी शेर के सामने नतमस्तक हो जाते। एक दिन दोपहर के समय शेर एक पेड़ के नीचे सो रहा था। वहीं एक मच्छर भिनभिना रहा था, जिससे शेर की नींद में खलल पड़ रहा था। वो एक मच्छर से बोला, ए मच्छर, देखता नहीं मैं सो रहा हूँ, भाग यहाँ से, नहीं तो मसल कर रख दूंगा। मच्छर बोला, क्षमा करे वनराज, मेरे कारण आपकी नींद में व्यवधान उत्पन्न हुआ।
किंतु आप मुझे ये बात नम्रता से भी कह सकते हैं। आखिर मैं भी इस धरती का जीव हूँ। अच्छा, तो तू छोटा सा मच्छर मुझसे जुबान लगाएगा? और क्या गल कहा मैंने? तुम मच्छर हो ही ऐसे कि कोई भी तुम्हें यूं मसल दे। मैं तो ये बार बार कहूँगा, क्या बिगाड़ लोगे तुम मेरा? मच्छर को शेर की बात और व्यवहार बहुत बुरा लगा। वो अपने साथी मच्छरों के पास गया और उन्हें सारी बताई। सभी मच्छरों को शेर की बात चुभ गई। उन्होंने तय किया कि इस संबंध में एक बार सब मिलकर शेर से बात करेंगे। सभी मच्छर शेर के पास पहुँचे और बोले, वनराज, हमें आपसे बात करनी है। शेर बोला, जल्दी बोलो, मुझे तुम जैसों से बात करने की फुर्सत नहीं है। मच्छर बोला, वनराज, आप होंगे बहुत शक्तिशाली, किंतु इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि आप अन्य जीवों और प्राणियों का मजाक उड़ाएं या उन्हें नीचा दिखाएं। मैंने जो कहा सच कहा। मैं सबसे शक्तिशाली हूँ और मुझे कोई हरा नहीं सकता। घमंड में चूर शेर गरजा। ऐसा नहीं है। अगर आप शक्तिशाली हैं, तो हमें भी इतना सामर्थ्य है कि आवश्यकता पड़ने पर हम किसी का भी सामना कर सकते हैं और उसे हरा सकते हैं। हम आपको भी हरा सकते हैं। मच्छर भी चुप न रहे। ये सुनकर शेर हंसते हुए बोला, तुम लोग मुझे हराओगे? तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि मेरे सामने आकर ये बात कहो। मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं है तुम्हें, अन्यथा ऐसा कभी नहीं कहते। अभी भी समय है, भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। शेर के घमंड ने मच्छरों को क्रुद्ध कर दिया। उन्होंने ठान लिया कि इस शेर को मजा चखा कर ही रहेंगे। वे सारे एकजुट हुए और शेर पर टूट पड़े। वे जगह जगह उसे काटने लगे। वो दर्द से कराह उठा। इतने सारे मच्छरों का सामना करना उसके बस के बाहर हो गया। वो दर्द से चीखता हुआ वहाँ से भागा, लेकिन मच्छरों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो जहाँ भी जाता, वे भी उसके पीछे जाते और उसे काटते। आखिरकार शेर को झुकना पड़ा। उसने हार मान ली। वो मच्छरों के सामने गिपड़ गिराने लगा, मुझे बख्श दो, मुझसे गलती हो गई। जो मैंने तुम्हें तुच्छ समझकर तुम्हारा मजाक उड़ाया और तुमसे बुरा व्यवहार किया। आज तुमने मेरा घमंड तोड़ दिया है। अब मैं कभी किसी को नीचा नहीं दिखाऊंगा। मच्छरों ने शेर को सबक सिखा दिया था, इसलिए उन्होंने उसे काटना बंद कर दिया। वे बोले, घमंडी का घमंड कभी न कभी अवश्य टूटता है। आज तुम्हारा टूटा है। घमंड करना छोड़ दो, अन्यथा एक दिन ये तुम्हें ले डूबेगा। और कभी किसी प्राणी को नीचा मत समझो। हर किसी का अपना सामर्थ्य और शक्ति होती है। शेर तौबा करते हुए वहाँ से भाग गया। कहानी से शिक्षा, घमंडी का सिर नीचा। आज की कहानी है एक आलसी गधे की। एक गांव में नमक का व्यापारी रहता था। उसके पास एक गधा था। व्यापारी रोज अपने गोदाम से दुकान तक नमक ले जाने के लिए गधे का इस्तेमाल किया करता था। वह नमक को बोरी में भरकर गधे की पीठ पर लाद देता और उसके साथ साथ चलता हुआ दुकान तक आता था। व्यापारी का गधा आलसी प्रवृत्ति का था। काम से बचने के लिए वह नित नए उपाय सोचता रहता था। गोदाम से दुकान तक के रास्ते में एक नदी पड़ती थी, जिस पर एक छोटा पुल बना हुआ है। एक दिन नदी पर बने पुल पर चलते समय अचानक गधे का पैर फिसला और वह नदी में जा गिरा। नदी के पानी से नमक की बोरी भीग गई। जब तक व्यापारी ने गधे को पानी से निकाला, तब तक बोरी में भरा बहुत सारा नमक घुल चुका था। गधा जब चलने लगा, तो उसे बोरी का भार बहुत कम महसूस हुआ और वह खुश हो गया। उसने सोचा कि अपने ऊपर लदा बोझ हल्का करने का ये बहुत बढ़िया तरीका है। अगले दिन वह जानबूझकर नदी में गिर पड़ा। नमक पानी में घुल जाने से बोरी का वजन फिर कम हो गया। उसके बाद से वह हर रोज ऐसा ही करने लगा। रोज रोज गधे की ये हरकत देखकर व्यापारी उसकी चालाकी समझ गया। उसने गधे को सबक सिखाने का फैसला कर लिया और अगले दिन बोरी में नमक के स्थान पर रुई भरकर गधे की पीठ पर लाद दिया। रुई हल्की थी। इसके बाद भी आलसी गधे ने सोचा कि क्यों न रोज की तरह नदी के पानी में गिरकर इस वजन को और कम कर लिया जाए। इसलिए वह जानबूझकर नदी में गिर पड़ा। लेकिन इस बार बोरी में नमक नहीं बल्कि रुई थी। पानी में भीगकर रुई का वजन कई गुना बढ़ गया। गधा जब उठकर चलने को हुआ, तो इतने भारी बोझ से उसका बुरा हाल हो गया।
उस दिन के बाद से उसने कभी आलस न करने का निर्णय किया। कहानी से सीख, आलस का फल कभी न कभी मिल ही जाता है और एक ही उपाय हर बार कारगर सिद्ध नहीं होता। आज की कहानी है उत्तरी हवा और सूर्य की। एक बार की सूर्य और उत्तरी हवा में बहस छिड़ गई। उत्तरी वायु घमंडी और जिद्दी प्रवृत्ति की थी। उसे अपनी शक्ति पर बड़ा अभिमान था। अक्सर वह प्रचंड वेग से बहती और पेड़ों को उखाड़ फेंकती, घरों को गिरा देती, खेतों में खड़ी फसल बर्बाद कर देती थी। उसमें उपस्थित आर्द्रता झीलों और नदियों के पानी को जमा देती थी। बहस करते हुए वह सूर्य से बोली, मेरी शक्ति के सामने किसी का जोर नहीं चलता। मैं दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। मेरे सामने सब तुच्छ हैं। सूर्य नम्रता से बोला, मेरे विचार से हर किसी में शक्तियाँ भी होती हैं और कमजोरियाँ भी। इसलिए कोई खुद के सबसे शक्तिशाली होने का दावा नहीं कर सकता। खुद पर घमंड करना उचित नहीं है। हमें सबका सम्मान करना चाहिए और सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। उत्तरी हवा तुनक कर बोली, मैं तुम्हारी बात नहीं मानती। मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ और ये मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगी। ऐसी बात है तो अपनी ताकत साबित करने के लिए तैयार हो जाओ। नीचे देखो, धरती पर एक व्यक्ति दुशाला ओढ़े पैदल जा रहा था। तुम उसकी दुशाला उसके शरीर से हटा दो, मैं मान जाऊंगा कि तुम सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो। सूर्य उत्तरी हवा को चुनौती देते हुए बोला। इसमें कौन सी बड़ी बात है? कुछ ही देर में उस आदमी की दुशाला धरती पर पड़ी होगी। कहकर उत्तरी हवा अपने प्रचंड रूप में आ गई। धरती पर धूल भरी आंधी चलने लगी, पेड़ पौधे लहराने लगे, सूखे पत्ते व अन्य सामान उड़ने लगे, मौसम ठंडा होने लगा। पैदल जा रहे व्यक्ति की दुशाला भी हवा के वेग के कारण उड़ने लगी, लेकिन उसने उसे पकड़ लिया और अपने शरीर से कसकर लपेट लिया। उत्तरी हवा ने अपनी प्रचंडता और बढ़ाई, लेकिन उसके साथ ठंड भी बढ़ गई। व्यक्ति ने अपनी दुशाला और कसकर लपेट ली। बहुत प्रयासों के बाद भी उत्तरी हवा उसके शरीर से दुशाला हटा नहीं पाए। तब सूर्य बोला, अब तुम देखना कि कैसे ये व्यक्ति खुद ब खुद अपनी दुशाला उतार देगा। सूर्य ने अपना ताप बढ़ाना शुरू किया। तापमान बढ़ते ही धरती पर जा रहे व्यक्ति को गर्मी लगने लगे। वो पसीना पसीना हो गया। फिर क्या, उसने खुद ही अपनी दुशाला उतार दी। ये देखकर उत्तरी हवा बहुत शर्मिंदा हुई। अपने घमंड के कारण उसे सूर्य के सामने नीचा देखना पड़ा। उस दिन के बाद से उसने अपनी शक्ति पर कभी घमंड नहीं किया। कहानी से सीख, घमंडी का सिर नीचा होता है। आज की कहानी है कंजूस और उसका सोना। गांव में एक अमीर जमींदार रहता था। वह जितना अमीर था उतना ही कंजूस भी। अपने धन को सुरक्षित रखने का उसने एक अजीब तरीका निकाला था। वह धन से सोना खरीदता और फिर उस सोने को गलाकर उसके गोले बनाकर अपने एक खेत में एक पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर डाल देता था। रोज खेत जाना और गड्ढे को खोदकर सोने के गोलों की गिनती करना उसकी दिनचर्या का हिस्सा था। इस तरह वह सुनिश्चित करता था कि उसका सोना सुरक्षित है। एक दिन एक चोर ने कंजूस आदमी को गड्ढे में से सोना निकालकर गिनते हुए देख लिया। वह छुपकर उसके जाने का इंतजार करने लगा। जैसे ही कंजूस आदमी गया, वह गड्ढे के पास पहुंचा और उसमें से सोना निकालकर भाग गया। अगले दिन जब कंजूस आदमी खेत में गड्ढे के पास पहुंचा, तो सारा सोना नदारद पाकर रोने पीटने लगा। उसके रोने की आवाज वहां से गुजरते एक राहगीर के कानों में पड़ी, तो वह रुक गया। उसने कंजूस आदमी से रोने का कारण पूछा, तो कंजूस आदमी बोला, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। कोई मेरा सारा सोना लेकर भाग गया। अब मैं क्या करूँगा? सोना किसने चुराया? कब चुराया? राहगीर आश्चर्य में पड़ गया। पता नहीं चोर ने कब इस गड्ढे को खोदा और सारा सोना लेकर 9-2-11 हो गया। मैं जब यहाँ पहुँचा तो सारा सोना गायब था। कंजूस आदमी बिलखते हुए बोल रहा था। राहगीर बोला, गड्ढे से सोना ले गया। तुम अपना सोना यहाँ इस गड्ढे में क्यों रखते हो? अपने घर पर क्यों नहीं रखते? वहाँ जरूरत पड़ने पर तुम उसका आसानी से उपयोग कर सकते हो। कंजूस आदमी बोला, मैं अपने सोने को कभी हाथ नहीं लगाता।
मैं उसे सहेज कर रखता हूँ और हमेशा रखता, यदि वो चोर उसे चुरा कर नहीं ले जाता। ये बात सुनकर राहगीर ने जमीन से कुछ कंकड़ उठाए और उसे उस गड्ढे में डालकर बोला, यदि ऐसी बात है तो इन कंकड़ों को गड्ढे में डालकर गड्ढे को मिट्टी ढक दो और कल्पना करो कि यही तुम्हारा सोना है, क्योंकि इनमें और तुम्हारे सोने में कोई अंतर नहीं है। ये भी किसी काम के नहीं और तुम्हारा सोना भी किसी काम का नहीं था। उस सोने का तुमने कभी कोई उपयोग ही नहीं किया, नहीं करने वाले थे, उसका होना न होना बराबर था। कहानी से सीख, जिस धन का कोई उपयोग न हो उसकी कोई मोल नहीं। आज की कहानी है कुत्ता और हड्डी की। कुत्ते को गांव के एक कसाई ने दया कर हड्डी का एक टुकड़ा दे दिया। कुत्ते ने हड्डी का वह टुकड़ा मुंह में दबाया और खुशी खुशी एकांत तलाशने चल पड़ा। एकांत में वह आराम से तृप्त होने तक हड्डी को चूसकर उसका स्वाद लेना चाहता था। रास्ते में एक नदी पड़ी। कुत्ता जब नदी के किनारे से गुजरा तो उसकी दृष्टि नदी के पानी पर दिखाई दे रही अपनी ही परछाई पर पड़ी। मूर्ख कुत्ते ने सोचा कि कोई दूसरा कुत्ता वहाँ मौजूद है जो उसे घूर रहा है। अपनी परछाई में उसे अपने मुंह में दबी हड्डी दिखाई दी और वह मूर्खतावश सोचने लगा कि दूसरे कुत्ते के पास भी हड्डी है। वह लालच से भर उठा और उस हड्डी को हथियाने अपना दिमाग लड़ाने लगा। उसे अपनी शक्ति पर अभिमान था। उसके सोचा कि दूसरे कुत्ते को मैं भौंक कर डरा दूंगा और हड्डी छीन लूंगा। अगर ये भौंकने से नहीं डरा तो लड़ाई में तो मैं इसे हरा ही दूंगा। उसके बाद वह नदी में दिख रही अपनी ही परछाई पर भौंकने लगा, जिससे उसके मुंह में दबी हड्डी पानी में गिर गई। कुत्ते के देखा कि दूसरे कुत्ते के मुंह में भी अब हड्डी नहीं थी। कुत्ते को अपनी मूर्खता का एहसास हो गया और वह मुंह लटकाकर वहाँ से चला गया। लालच ने उससे वह भी छीन लिया जो उसके पास था। कहानी से सीख, लालच बुरी बला है। आज सुनाते हैं शेर और बंदर की कहानी। जंगल में एक शेर रहता था। वह जंगल का राजा था और बड़ा बलशाली था। सारे जानवर भय के कारण उसका गुणगान किया करते थे। उसी जंगल में एक बुद्धिमान बंदर रहता था। वो शेर से डरता नहीं था और व्यर्थ में उसका गुणगान नहीं करता था। शेर की यह बात बुरी लगती थी। एक बार उसने बंदर को बुलाया और कहा, जंगल के सारे जानवर मेरी प्रशंसा करते हैं, तुम नहीं, ऐसा क्यों? मैं किस बात पर आपकी प्रशंसा करूं? बंदर ने पूछा। मैं बलशाली हूँ, जंगल के सारे जानवर मुझसे डरते हैं। शेर ने उत्तर दिया, वनराज, मैं बल को नहीं बुद्धि को श्रेष्ठ मानता हूँ, इसलिए मात्र बल के कारण मैं आपका गुणगान नहीं करूँगा। बंदर बोला। ये बात शेर को बुरी लगी और दोनों में विवाद हो गया। विवाद का विषय था बुद्धि श्रेष्ठ है या बल। शेर की दृष्टि में बल श्रेष्ठ था, किंतु बंदर की दृष्टि में बुद्धि। दोनों के अपने अपने तर्क थे। अपने तर्क देकर वे एक दूसरे के सामने स्वयं को सही सिद्ध करने में लग गए। बंदर बोला, शेर महाराज, बुद्धि ही श्रेष्ठ है। बुद्धि से संसार का हर कार्य संभव है, चाहे वह कितना ही कठिन क्यों न हो। बुद्धि से हर समस्या का निदान संभव है, चाहे वह कितनी ही विकट क्यों न हो। मैं बुद्धिमान हूँ और अपनी बुद्धि का प्रयोग कर किसी भी मुसीबत से आसानी से निकल सकता हूँ, कृपया ये बात मान लीजिए। बंदर का तर्क सुन शेर भड़क गया और बोला, चुप कर बंदर, तू बल और बुद्धि की तुलना कर बुद्धि को श्रेष्ठ बता रहा है। बल के आगे किसी का जोर नहीं चलता। मैं बलवान हूँ और तेरी बुद्धि मेरे बल के सामने कुछ भी नहीं। मैं चाहूँ तो इसी क्षण इसका प्रयोग कर तेरे प्राण ले सकता हूँ। बंदर कुछ क्षण शांत रहा और बोला, महाराज, मैं अभी तो जा रहा हूँ, किंतु मेरा यही मानना है कि बुद्धि बल से श्रेष्ठ है। एक दिन मैं आपको ये प्रमाणित करके दिखाऊंगा। मैं अपनी बुद्धि से बल को हरा दूंगा। मैं उस दिन की प्रतीक्षा करूंगा जब तुम ऐसा कर दिखाओगे। उस दिन मैं अवश्य तुम्हारी इस बात को स्वीकार करूंगा कि बुद्धि बल से श्रेष्ठ है, किंतु तब तक कतई नहीं। शेर ने उत्तर दिया। इस बात को कई दिन बीत गए। बंदर और शेर का आमना सामना भी नहीं हुआ। एक दिन शेर जंगल में शिकार कर अपनी गुफा की ओर लौट रहा था। अचानक वह पत्तों से ढके एक गड्ढे में जा गिरा। उसके पैर में चोट लग गई।
किसी तरह वह गड्ढे से बाहर निकला तो पाया कि एक शिकारी उसके सामने बंदूक ताने खड़ा है। शेर घायल था। ऐसी अवस्था में वह शिकारी का सामना करने में असमर्थ था। तभी अचानक कहीं से शिकारी पर पत्थर बरसने लगे। शिकारी हड़बड़ा गया। इसके पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक पत्थर उसके सिर पर आकर पड़ा। वह दर्द से तिलमिला उठा और अपने प्राण बचाने वहां से भाग गया। शेर भी चकित था कि शिकारी पर पत्थरों से हमला किसने किया और किसने उसके प्राणों की रक्षा की। वह इधर उधर देखते हुए ये सोच ही रहा था कि सामने एक पेड़ पर बैठे बंदर की आवाज उसे सुनाई दी। महाराज, आज आपके बल को क्या हुआ? इतने बलवान होते हुए भी आज आपकी जान पर बन आई। बंदर को देख शेर ने पूछा, तुम यहाँ कैसे? महाराज, कई दिनों से मेरी उस शिकारी पर नजर थी। एक दिन मैंने उसे गड्ढा खोदते हुए देखा तो समझ गया था कि वो आपका शिकार करने की फिराक में है। इसलिए मैंने थोड़ी बुद्धि लड़ाई और ढेर सारे पत्थर इस पेड़ पर एकत्रित कर लिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर इनका प्रयोग शिकारी के विरुद्ध कर सकूं। बंदर ने शेर के प्राणों की रक्षा की थी। वो उसके प्रति कृतज्ञ था। उसने उसे धन्यवाद दिया। उसे अपने और बंदर में मध्य हुआ विवाद भी स्मरण हो आया। वह बोला, बंदर भाई, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि बुद्धि बल से श्रेष्ठ होती है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं समझ गया हूँ कि बल हर समय और हर परिस्थिति में एक सा नहीं रहता, लेकिन बुद्धि हर समय और हर परिस्थिति में साथ रहती है। बंदर ने उत्तर दिया, महाराज, मुझे प्रसन्नता है कि आप इस बात को समझ गए। आज की घटना पर ध्यान दीजिए। शिकारी आपसे बल में कम था, किंतु बावजूद इसके उसने अपनी बुद्धि से आप पर नियंत्रण पा लिया। उसी प्रकार मैं शिकारी से बल में कम था, किंतु बुद्धि का प्रयोग कर मैंने उसे डराकर भगा दिया। इसलिए हर कहते हैं कि बुद्धि बल से कहीं श्रेष्ठ है। शेर और बंदर की कहानी की सीख, बुद्धि का प्रयोग कर हर समस्या का निराकरण किया जा सकता है, इसलिए बुद्धि को कभी कमतर न समझें। शेर और जंगली सुअर की कहानी। एक जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन उसे बहुत जोरों की प्यास लगी। वह पानी पीने एक झरने के पास पहुंचा। उसी समय एक जंगली सुअर भी वहां पानी पीने आ गया। शेर और जंगली सुअर दोनों स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझते थे, इसलिए पहले पानी पीकर एक दूसरे पर अपनी श्रेष्ठता साबित करना चाहते थे। दोनों में ठन गई और लड़ाई शुरू हो गई। उसी समय कुछ गिद्ध आसमान से उड़ते हुए गुजरे। शेर और जंगली सुअर की लड़ाई देख उन्होंने सोचा कि आज तो दावत पक्की है। इन दोनों की लड़ाई में कोई न कोई तो अवश्य मरेगा। फिर छककर उसका मांस खाएंगे। वे वहीं मंडराने लगे। इधर शेर और जंगली सुअर के बीच लड़ाई जारी थी। दोनों पर्याप्त बलशाली थी, इसलिए पीछे हटने कतई तैयार नहीं थे। लड़ते लड़ते अचानक शेर की दृष्टि आसमान में मंडराते गिद्धों पर पड़ी। वो फौरन सारा माजरा समझ गया। लड़ना बंद कर वह जंगली सुअर से बोला, ऊपर आसमान में देखो, गिद्ध मंडरा रहे हैं। वे हम दोनों में से किसी एक की मौत की प्रतीक्षा में है। लड़ते लड़ते मरने और फिर गिद्धों की आहार बनने से अच्छा है कि हम आपस में मित्रता कर लें और शांति से पानी पीकर अपने घर लौटें। जंगली सुअर को शेर की बात जंच गई। दोनों मित्र बन गए और साथ में झरने का पानी पीकर अपने निवास पर लौट गए। कहानी से शिक्षा, आपसी शत्रुता में तीसरा लाभ उठाता है, इसलिए एक दूसरे के साथ मित्रवत रहें। आज की कहानी है शेर और चूहा की कहानी। जंगल का राजा शेर खा पीकर आराम से एक पेड़ की छांव में सो रहा था। तभी कहीं से एक नटखट चूहा वहां आ पहुंचा और खेलने लगा। खेलते खेलते वह शेर के ऊपर चढ़ गया। तभी वह शेर की पीठ पर दौड़ता तो कभी सिर पर चढ़ जाता। तभी वह उसके कान पर झूलता तो कभी पूंछ से खेलता। उसे बड़ा मजा आ रहा है और उसकी उछल कूद बढ़ती जा रही थी। नटखट चूहे की धमा चौकड़ी से शेर की नींद टूट गई। आँख खोलकर उसने देखा कि एक छोटा सा चूहा उसके ऊपर खेल रहा है। उसे बहुत गुस्सा आया और उसने चूहे को अपने पंजे में दबोच लिया। शेर के पंजे में आते ही चूहे डर गया और थर थर कांपने लगा। शेर बोला, बदमाश चूहे, तेरी इतनी हिम्मत कि तू जंगल के राजा शेर की नींद में खलल डाले।
अब तेरी खैर नहीं, मरने के लिए तैयार हो जा, अब मैं तुझे मारकर खा जाऊंगा। मौत सामने देख चूहा गिड़गिड़ाने लगा, वनराज मुझे क्षमा कर दे, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझ जैसे छोटे से प्राणी को खाकर आपको क्या मिलेगा, आपका पेट तो भर नहीं पाएगा। कृपा कर मुझे छोड़ दीजिए, अवसर आने पर मैं अवश्य आपके काम आऊंगा। चूहे की बात सुनकर शेर हंसने लगा और बोला, मैं जंगल का राजा हूँ, मुझसे बलशाली इस पूरे जंगल में कोई नहीं। तू छोटा सा चूहा मेरे क्या काम आएगा, लेकिन फिर भी मैं दया करके तुझे प्राणदान देता हूँ। मेरी नजरों से दूर हो जा और आइंदा कभी मेरी नींद में खलल मत डालना। चूहा धन्यवाद कहकर वहाँ से चला गया। कुछ दिन बीते। एक दिन शेर जंगल में शिकार के लिए घूम रहा था कि वो शिकारी द्वारा बिछाए जाल में फंस गया। उसने बहुत प्रयत्न किया किंतु जाल से बाहर नहीं आ पाया। वो मदद के लिए दहाड़ने लगा। शेर की दहाड़ वहाँ से गुजर रहे एक चूहे के कानों में पड़ी। ये वही चूहा था जिसे शेर ने दया कर प्राणदान दिया था। चूहे दहाड़ की दिशा में गया तो शेर को जाल में फंसा हुआ पाया। उसने फौरन अपने नुकीले दांतों से जाल काट दिया। शेर आजाद हो गया। उसने चूहे को धन्यवाद दिया तो चूहा बोला, वनराज आप शायद मुझे भूल गए हैं, मैं वही चूहा हूँ जिसे अपने प्राणदान दिया था। मैंने आपको कहा था कि किसी दिन मैं अवश्य आपके काम आऊंगा। देखिए आज मैं आपके काम आ ही गया। शेर को वह दिन याद आ गया और उस दिन की अपनी सोच पर बहुत पछतावा हुआ कि जिस चूहे को उसने तुच्छ समझा था उसी की सहायता से वह शिकारी से बच पाया है। कहानी से सीख, बाहरी स्वरूप देखकर किसी की योग्यता का आंकलन नहीं करना चाहिए। उपकार कभी व्यर्थ नहीं जाता, किसी न किसी रूप में उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। दो घरों की कहानी। नदी किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। नदी गांव के लोगों के लिए पानी का प्रमुख स्रोत थी, लेकिन जब बरसात के मौसम आया और गांव में कई दिनों तक घनघोर बारिश हुई तो नदी में बाढ़ गई। बाढ़ का पानी पूरे गांव में भर गया। मकान पानी में डूब गए। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भागना पड़ा। बाढ़ के पानी में लोगों के घरों की कई चीजें बहने लगी। उनमें दो घड़े भी थे, एक पीतल का घड़ा था और एक मिट्टी का। दोनों ही घड़े पानी में खुद को बचाने का प्रयत्न कर रहे थे। पीतल के कठोर और मजबूत घड़े ने जब मिट्टी के कमजोर घड़े को संघर्ष करते देखा तो सोचने लगा कि मिट्टी का ये कमजोर घड़ा आखिर कब तक खुद को डूबने से बचा पाएगा, मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए। उसने मिट्टी के घड़े से कहा, मित्र सुनो, तुम मिट्टी के बने हुए हो और बहुत कमजोर हो। बाढ़ के इस पानी में तुम अधिक दूर तक नहीं जा पाओगे और डूब जाओगे। मेरी बात मानो और मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें डूबने से बचा लूंगा। मिट्टी के घड़े ने पीतल के घड़े को देखा और उत्तर दिया, मित्र, तुम्हारी सहायता के प्रस्ताव के लिए धन्यवाद, लेकिन मेरा तुम्हारे आसपास रहना मेरे सलामती के लिए उचित नहीं है। तुम ठहरे पीतल के बने घड़े और मैं मिट्टी का घड़ा। तुम बहुत कठोर और मजबूत हो। अगर तुम मुझसे टकरा गए तो मैं तो चकनाचूर हो जाऊंगा। इसलिए तुमसे दूर रहने में ही मेरी भलाई है। मैं स्वयं ही खुद को बचाने का प्रयास करता हूँ। भगवान ने चाहा तो किसी तरह किनारे तक पहुँच ही जाऊंगा। इतना कहने के बाद मिट्टी का घड़ा दूसरी दिशा में बहने का प्रयत्न करने लगा और धीरे धीरे पानी के बहाव के साथ नदी किनारे पहुंच गया। वहीं दूसरी ओर पीतल का भारी घड़ा भी प्रयत्न करता रहा, लेकिन नदी के पानी के तेज बहाव में खुद को संभाल नहीं पाया। उसमें पानी भर गया और वह डूब गया। कहानी से सीख, विपरीत गुणों की अपेक्षा एक समान गुण वाले अच्छी मित्रता कायम कर पाते हैं।